हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाउंडेशन की इस क्लास में आज मैं आप सबको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। उस इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे काम करता है, कैसे उसको पहचानोगे, कैसे वो फंक्शन करेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस के और इसके सारे कॉन्सेप्ट में मैं आज आप सबसे बात करने जा रहा हूँ। तो कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप एक एक टॉपिक को अच्छे से लिख पाएँ। मैं आराम से एक एक करके डिराइव करूँगा उसको, ठीक है। और हाँ, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो जितने सारे लोग हैं वो सारे लोग इस सेशन को शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स भी आएँ और प्रतिदिन 8 बजे आप लोग आ जाइए, आराम से पढ़िए। ठंडी का दिन, पढ़ने का मौसम आ रहा है और खाने का मौसम आ रहा है, ठीक है। भिड़ जाइए। चलिए आज की ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज की जो टॉपिक है वो स्टार्ट होती है किस कॉन्सेप्ट से? तो आज की टॉपिक दोस्तों स्टार्ट होती है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पे लिखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, और डिमॉन्स्ट्रेटिव है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव के साथ यहाँ पे आ गया प्रोनाउन। और दोस्तों ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम दो भागों में बांटते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को दो भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। और कौन कौन सा है ज़रा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ सर्किल अच्छा नहीं बनाया मेरे से, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं दोस्तों, पहले को बोलते हैं डेफिनिट। क्या बोलेंगे? डेफिनिट, डिमॉन्स्ट्रेटिव, और उसके बाद क्या आएगा? प्रोनाउन। डेफिनिट, डिमॉन्स्ट्रेटिव, प्रोनाउन। और जो दूसरा आएगा उसको आप लोग बोलेंगे इनडेफिनिट। क्या बोलेंगे इसको? इनडेफिनिट, डिमॉन्स्ट्रेटिव, और उसके बाद क्या आएगा? प्रोनाउन। एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स पे आता हूँ और उन पे बात करता हूँ। डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है, इसको सबसे पहले दोस्तों बोलते हैं संकेतवाचक। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं संकेतवाचक, इसको बोलते हैं सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। और संकेतवाचक अगर सर्वनाम है तो इस सर्वनाम को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला डेफिनिट है तो इसको बोलते हैं निश्चित। क्या बोलते हैं इसको? निश्चित संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और अगर ये इंडेफिनिट है तो इसको दोस्तों बोलते हैं अनिश्चित। क्या बोलते हैं इसको? अनिश्चित। निश्चित संकेतवाचक सर्वनाम और अनिश्चित संकेतवाचक सर्वनाम। ये जो सर्वनाम है ये कैसे फंक्शन करते हैं इसका कॉन्सेप्ट आप सबको मैं समझा देता हूँ। ये जो डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसका जो नंबर आता है दोस्तों ये आता है 4। कितना होता है? 4। और इसका जो नंबर आता है वो आता है 2। यानी इंडेफिनिट अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसका जो टोटल नंबर आता है दोस्तों 2 आता है। और अगर डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हो तो उसका जो नंबर आता है वो 4 आता है। एक एक करके कायदे से लिखिएगा। अगर कायदे से नहीं लिख पाए तो समझिए कि आपको प्रॉब्लम होगी। बड़े कॉन्सेप्ट में इस पे बात करेंगे, कब वो प्रोनाउन होगा, कब वो एडजेक्टिव होगा, किस कंडीशन में होगा, ये सारी कंडीशन एक एक करके मैं बताऊंगा, तो ध्यान से। अगर दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो सबसे पहले तो इसको मैं बता दूं कि इसको आप लोग बोलोगे संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम तो है, वाचक का मतलब बताने वाला। इसको आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो इंडिकेटर। क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है दर्शाने वाला। क्या होता है? दर्शाने वाला, इशारा करने वाला, पॉइंट आउट करने वाला। अगर मान लो कि मैंने बोला कि वह लड़का, ठीक है, वह लड़का मेरा भाई है, चाहे यह लड़का मेरा भाई है, इसका मतलब है कि मैं किसी की ओर पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आई एम पॉइंटिंग समवन, आई एम पॉइंटिंग समथिंग। मैं किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर क्या कर रहा हूँ? इशारा कर रहा हूँ। तो जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए होता है, उसको दिखाने के लिए होता है, तो उसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक बार और मैं बताना चाहूँगा, सारे लोग, जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं, मैं उन सारे लोगों से बता दूँ कि डेफिनिट ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम,
और ये संकेतवाचक सर्वनाम क्या काम करता है, तो किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर इशारा करने के लिए, उसको दिखाने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? अगर समझ गए हैं तो इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? तो पहले को बोलते हैं डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इसका दूसरा भाग होता है इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यानी टोटल मिला के ये जो नंबर है, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वो नंबर में 6 होने वाला है। ठीक है? कौन कौन सा होने जा रहा है उसको मैं आपको अब बताता हूँ। अगर यहाँ पे अगर इसकी संख्या 4 है, अगर इसकी संख्या 4 है तो मैं आपको बताऊँ कि ये चारों संख्या कौन कौन सी है। अगर ये संख्या है दोस्तों, तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। सबसे पहला जो नंबर आएगा ये आएगा दिस। दूसरा, सबसे पहले THAT दैट, ये पहला है। और यहाँ पे कौन सा है? दूसरा। यहाँ पर आएगा THESE दीज, और ये हो गया तीसरा। और ये जो आएगा THOSE दोज, ये आपका हो जाएगा चौथा। ये जो इसका नंबर है ये 4 लोग होते हैं। ये 4 लोग हो गए तो इसमें भी तो बच गए। इसमें भी कितने लोग आएंगे? तो इसमें भी 2 लोग आएंगे। और कौन कौन से लोग आएंगे? तो सबसे पहला जो नंबर आएगा दोस्तों उसका आएगा सच, तो ये आपका हो गया पहला। और ये दूसरा जो आएगा वो आएगा द सेम। क्या आएगा? द सेम। ये कौन सा हो गया? दूसरा। यानी टोटल अगर आप मिला दो तो 1 2 3 4, ये आपका 5 और ये आपका क्या हो गया? 6। यानी टोटल मिला के ये जो हो गए 4 और ये जो हो गए कितने हो गए? 2। यानी कि 4 2, इसका जो टोटल नंबर आएगा वो टोटल नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। अब आपको क्या करना है कि अब आपको इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से पढ़ना है। इन्हीं सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाई करना है। समझ गए? तो डिटेल से पढ़ेंगे कैसे? तो एक एक करके अगर आप इतना लिख चुके हैं, तब मैं अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? आप लोग लिखें। मैं 5 सेकंड का फिर से आपको टाइम देता हूं ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को लिख सके। तब मैं एक एक करके इन सारी चीज़ों पे आता हूं। सारी चीज़ों पे एक एक करके आऊँगा, उसका पूरा डिटेल आज कॉन्सेप्ट मैं आप सबको बताऊँगा। ठीक है? तो फटाफट वीडियो को एक बार और शेयर कर दीजिए। जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो सब लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है? 5 सेकंड। चलिए, अब हो गया। अब ज़रा मैं एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट पे डिटेल से बात करता हूँ। आपकी स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप एक एक चीज़ों को कंफर्म जानोगे। ठीक है? एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है? अब ज़रा मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं क्या दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले कि अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगुलर, क्या लिख देता हूँ यहाँ पे? अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंगुलर और यहाँ पे क्या लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया प्लूरल। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया THIS दिस और यहाँ पे लिख दिया THAT दैट। ठीक है? अगर ये दोनों लोग किस प्रकार के हैं, तो दिस और दैट जब भी आप इंग्लिश के ग्रामर में आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, चाहे जब तक पढ़ोगे, इंग्लिश के ग्रामर में दिस और दैट लाइफ टाइम सिंगुलर फॉर्म में होता है। दिस और दैट कभी प्लूरल फॉर्म में आने का काम नहीं करता है। और नहीं करता है तो दिस का अगर प्लूरल आपसे पूछा जाए तो दिस का जो प्लूरल होता है दोस्तों THESE होता है, दीज होता है। और अगर दोस का पूछा जाए तो THOSE होता है। ठीक है? तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि दिस का प्लूरल क्या है तो आप बताना कि दीज है। और अगर पूछेगा कि दीज का सिंगुलर क्या है तो दिस है। अगर पूछा गया कि दैट का प्लूरल तो आप बताओ दोज है, और दोज का सिंगुलर क्या है? दैट है। कंफर्म है? इतना आसान है, बस 2 पॉइंट आप समझ लीजिए। अब ज़रा अगले पॉइंट पे मैं बात करता हूँ कि अगला पॉइंट क्या है। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन है कि ये कब प्रोनाउन होगा और कब एडजेक्टिव होगा, कब ये प्रोनाउन होगा और कब ये एडजेक्टिव होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट जानने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं एक एग्जाम्पल ही आपको दे दूँ ट्रिक बना के। अगर मान लो
कि यहाँ पर दिस है और यहाँ पर क्या है, THAT दैट है। और अगर दोस्तों मैं यहाँ पे कह दूँ कि यहाँ पे क्या है, THIS दिस है और यहाँ पे THAT दैट है। ठीक है, इन दोनों पे बात करिए, ये भी दिस है, ये भी दिस है, ये दैट है तो ये भी दैट है। अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया तब, और इसके बाद अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर नाउन आ गया तब। ये दो कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं कि इसको आप पहला कॉन्सेप्ट मान लो और इसको आप दूसरा कॉन्सेप्ट मान लो, ठीक है। मैंने कहा कि दिस और दैट कब प्रोनाउन होगा और कब वो एडजेक्टिव होगा। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो कब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा और कब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, आपका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि दिस और दैट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है कि वह डीपी है। डीपी का मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ गया, इसका मतलब है कि वो डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। डीपी का मतलब यहाँ पे प्रोनाउन समझ लीजिए, समझ गए। यानी दिस और दैट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो उसको आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहोगे, और दिस दैट के बाद अगर सिंगुलर नाउन आ गया, इसका मतलब उसको क्या कहोगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहोगे। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया THIS दिस इज़, उसके बाद आ गया माई, उसके बाद आ गया बुक, दिस इज़ माई बुक। यहाँ पे दिस है तो दिस के बाद यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया है, तो दिस के बाद यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे दूसरा अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, यहीं पे क्वेश्चन ले लिया जाए दिस, उसके बाद आ गया बुक, यहाँ पे आ गया इज़, और यहाँ पे क्या आ गया, MINE माइन। अगर दोस्तों यहाँ पे दिस है तो दिस के बाद यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया है, तो दिस के बाद यहाँ पे आप सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप दोनों एग्जाम्पल को देख के बता सकते हो कि अगर दिस और दैट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आया है, इसका मतलब है कि ये आपके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, क्योंकि यहाँ पे इज़ आया है। और अगर नाउन आता है तो ये आपके काम करेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। इसका मतलब है कि ये आपका हो गया यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप पूरा समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कब ये प्रोनाउन होगा और कब ये एडजेक्टिव होगा। अगर नहीं समझ में आया, जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं, तो मैं उनको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आप यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे लिख दिया जाए THES दीज, उसके बाद आ गया बॉयज़, यहाँ पे आ गया आर, और यहाँ पे दोस्तों आ गया गुड, दीज बॉयज़ आर गुड। अब दोस्तों यहाँ पे दीज है और यहाँ पे क्या आ गया, बॉयज़ है। बॉयज़ यहाँ पे नाउन हो गया ना। अगर नाउन हो गया, इसका मतलब है कि यह डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। क्योंकि जब इनका प्रयोग, अभी मैंने दीज प्लूरल पे बता दिया, अगर मैं इसी को सिंगुलर फॉर्म में कर लेता, यहाँ पे, तो THIS दिस, यहाँ पे आ गया बॉय, ठीक है, इज़, और यहाँ पे क्या आ गया, गुड आ गया। अगर यहाँ पे दिस है तो दिस के बाद यहाँ पे इस्तेमाल किसका किया गया है, नाउन का ना। तो जब भी दिस दैट के बाद अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो काम किसका करेगा, वो करेगा आपके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। समझ गए। तो जब भी इसके बाद अगर प्रोनाउन हो, जब भी इसके बाद क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो, इसका मतलब है कि वो प्रोनाउन है। और जब भी इसके बाद नाउन आए, इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, और नाउन को क्वालिफाई करेगा, इसका मतलब वो एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव कभी हेल्पिंग वर्ब को क्वालिफाई करता नहीं है, इस वजह से वो एडजेक्टिव होगा नहीं, वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। सिंपल है, कोई आसान नहीं है, बहुत आसान है। इसमें ज़्यादा कोई परेशान रहने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए मैं फिर से आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं ताकि आप लिख सको, तब जाके इस दिस और दैट के अब रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अभी तो कब प्रोनाउन होगा और कब एडजेक्टिव होगा इस पे बात किए हैं। अब ज़रा प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट एक एक करके मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फटाफट, जितना जल्दी करेंगे। लिखते समय पढ़ते रहते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठंडी बढ़ रही है, आपको अपनी व्यवस्था भी करनी है। ठीक है, अब ज़रा देखें,
अगर ये हो गया तो अब ज़रा आइए इसके अगले कॉन्सेप्ट पे, और इसका कॉन्सेप्ट बड़ी बेहतरीन है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। और फाइंड आउट कैसे करेंगे तो मैं ज़रा आसान से बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको शुरुआत करता हूँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आ गया THIS दिस, और यहाँ पे आ गया THAT दैट, दिस और दैट। अब एक एक करके आप नोट्स बनाओ। नोट्स बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। क्या करना है, दिस और दैट, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं पास, और इसका प्रयोग करते हैं दूर, कि एक व्यक्ति और वस्तु के लिए करते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए, मैं एक एक करके ऐसे बता रहा हूँ। दिस का जो प्रयोग होगा, दिस का प्रयोग होता है पास की एक व्यक्ति और एक वस्तु के लिए। अगर एक व्यक्ति होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक वस्तु। और दैट का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है दूर की एक व्यक्ति और एक वस्तु के लिए होता है। समझ गए? दिस का प्रयोग पास की एक व्यक्ति और वस्तु के लिए होता है, जबकि दैट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति और एक वस्तु के लिए होता है। दैट का मतलब हमसे दूर है और दिस का मतलब हमसे पास है। यही फ़र्क है दिस और दैट में। अगर सपोज़ करिए कि कोई आपसे पूछता है कि दिस और दैट में क्या फ़र्क है, आप इजीली बताओ उसको कि दिस का जो यूज़ है करते हैं वो पास के लिए करते हैं, नज़दीक के लिए करते हैं, करीब के लिए करते हैं, जबकि वही दैट का इस्तेमाल दूर की एक व्यक्ति और एक वस्तु के लिए करते हैं। एक चीज़ और याद रखना है कि जब भी दिस और दैट का प्रयोग होगा, कभी उसका प्रयोग एक से अधिक लोगों के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो इतना आप सावधानी रखेंगे। दूसरी चीज़, मैं एक और पॉइंट आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि दिस और दैट के साथ, दिस और दैट के साथ आने वाले हर एक शब्द, आने वाले हर एक शब्द, ठीक है, हमेशा ही सिंगुलर रहेंगे, हमेशा ही सिंगुलर रहेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप जान गए तो समझ जाओ कि कभी गलती नहीं करोगे। दिस और दैट के साथ जितने सारे शब्द का आप इस्तेमाल करोगे, वो शब्द चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, वो शब्द चाहे मेन वर्ब हो, वो शब्द चाहे नाउन हो, और वो शब्द चाहे पॉजेसिव केस हो, दिस और दैट के साथ अगर ज़िंदगी में अगर आपको कोई शब्द मिल गया तो दिस और दैट के साथ आने वाले हर एक शब्द, एक शब्द मतलब कोई शब्द नहीं, आने वाले हर एक शब्द क्या होता है, हर एक शब्द हमेशा ही किस फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कभी प्लूरल होगा। ये कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता है, तो प्लूरल होगा ऐसा अपने दिमाग से क्या करें, आप निकाल दें। अगर निकाल देंगे तो कैसे, ज़रा मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया THIS दिस, उसके बाद आ गया इज़, यहाँ पे आ गया माई, और उसके बाद आ गया बुक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि ये सही है कि गलत है, ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपने लिखा है कि दिस और दैट के साथ आने वाले हर एक शब्द कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं ना। इसका मतलब है कि अगर दिस सिंगुलर है तो इज़ भी सिंगुलर है। और यहाँ पे बुक्स प्लूरल है ना, इसका मतलब है कि इसको एस करके इसका क्या करेंगे, हटा देंगे। अब आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। और यहाँ पे अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिख लिया दैट वॉज, यहाँ पे आ गया योर, उसके बाद आ गया FRIENDS फ्रेंड्स। अब आपको बताना है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर आप सीक्वेंस, अगर आप फॉर्मूले पे बेस्ट करोगे इसको, तो दैट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, ये तो पॉजेसिव केस है। यहाँ पे फ्रेंड होना चाहिए था लेकिन क्या लिखा है, फ्रेंड्स, तो इसका एस हटा दीजिए। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर पूछूं कि यहाँ पे आ गया THIS दिस, उसके बाद आ गया R, उसके बाद आ गया माई, उसके बाद आ गया PEN पेन, अब आपको बताना है कि इसमें क्या गलती है। तो गलती ये है कि अगर दिस सिंगुलर होता है तो इसके साथ आप R नहीं बल्कि आपको यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है, इसका, ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, यानी सिंगुलर
सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। यानी आपको मैं बता दूं कि दिस और दैट के साथ आने वाले शब्द लाइफ टाइम जिंदगी भर कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। ठीक है, एक बार और, जितने लोगों को नहीं समझ में आया होगा एक बार मैं और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने बार बार कहा आपसे, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं जान गया हूँ कि आप लोग एकदम बच्चे हैं और उस बच्चे को मुझे सिखाना है ताकि बच्चा कभी गलती ना करे, वो बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा आदमी बने, जहाँ भी रहे ज्ञान को फैलाता रहे, जहाँ रहे हर एक चीज़ को कायदे से समझता रहे। ठीक है, चलिए, दिस और दैट का अगर कभी भी प्रयोग पूछेगा पहला, तो मैं आप सबको बता दूं कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। दिस और दैट का प्रयोग, यानी कि दिस का प्रयोग पास की एक व्यक्ति और एक वस्तु के लिए करते हैं, जबकि दैट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति और एक वस्तु के लिए करते हैं। यानी दिस का प्रयोग पास की एक व्यक्ति और वस्तु के लिए, जबकि दैट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति और एक वस्तु के लिए करते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, और दूसरा लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस और दैट के साथ आने वाले हर एक शब्द, दिस और दैट के साथ दोस्तों जितने सारे शब्द आएंगे, जितने सारे शब्द आएंगे, वो सारे के सारे शब्द कैसे होने चाहिए, वो सारे के सारे शब्द सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए, वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएंगे। अगर प्लूरल फॉर्म में नहीं आएंगे तो दिस अगर सिंगुलर है तो दिस के साथ इज भी तो सिंगुलर है, और अगर इज सिंगुलर है तो दिस के साथ यहाँ पे बुक भी क्या है, सिंगुलर है। अगर दैट है तो दैट के साथ यहाँ पे वॉज भी सिंगुलर है, और वॉज के साथ यहाँ पे फ्रेंड भी सिंगुलर है। अगर दिस है तो दिस के साथ यहाँ पे इज आ गया तो अब सही है, और दिस के साथ यहाँ पे इज है तो इसके साथ पेन भी है, इसका मतलब ये भी सिंगुलर है। यानी दिस और दैट के साथ आने वाले कोई भी शब्द कभी लाइफ में प्लूरल नहीं हो सकता है, तो इसका ख्याल आप अपने दिमाग से क्या करें, निकाल दें। चलिए, अगर ये हो गया तो मैं 5 सेकंड का फिर से टाइम देता हूँ, और एक बार और मैं आप लोगों से कहूँगा कि वीडियो को जितना अधिक हो सके अपने व्हाट्सएप अकाउंट से आप शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और इतना तो आप कर ही सकते हैं और आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए 5 सेकंड का फिर से टाइम देता हूँ। जितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है वो कम से कम सब्सक्राइब कर लें, और डेली प्रतिदिन 8 बजे रात में आप आइए, प्रोनाउन में एक एक करके सारा चीज़ पढ़ाता हूँ, आप पढ़िए और समझदार बनिए। ठीक है, 5 सेकेंड। चलिए, हो गया? अगर हो गया तो अब ज़रा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका? अभी तो एक इसका पहला ट्रेलर जान लिया आप लोगों ने, और अगर ट्रेलर जान गए तो आप क्या करोगे अब? ठीक है, अगर ट्रेलर जान गए तो आप क्या करोगे, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, और ट्रेलर जान गए तो क्या किया जाए, अब ज़रा ध्यान दो। इसका ज़रा दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ अब कि दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। तो दूसरे कॉन्सेप्ट को जानने से पहले दूसरे कॉन्सेप्ट को जानने से पहले आप जान लो कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। ये तो हो गया। अब ज़रा मैं बात करता हूँ कि THESE, यहाँ पे क्या आ गया, दीज, और यहाँ पे क्या आ गया, THOSE, दोज। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जैसे ही मैंने ये लिखा उनके दिमाग में आया होगा कि क्या दिस दैट का यूज़ ख़त्म हो गया, तो नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुझे पता है कि आपको कैसे समझाना है। एक फार्मूला मैं पढ़ा के फिर अगर कहीं दूसरा जगह चला जाऊं तो आपको दिक्कत होगी। मैं चाहता हूं कि दोनों में आपको डिफरेंस में कायदे से समझाता रहूं, और कायदे से आप तभी समझ पाओगे जब आपका पूरा बैकग्राउंड, पूरा कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो बताऊंगा आपके फ़ायदे के लिए बताऊंगा, ताकि आप लोगों को जो भी छोटी मोटी कन्फ्यूज़न्स होती हैं वो कन्फ्यूज़न कभी ना रहे। तो पेशेंस रखिए, बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, यानी धैर्य रखने की ज़रूरत है। अब आप देखें कि दीज, इसका प्रयोग क्यों करेंगे और कब करेंगे, तो इसका प्रयोग होगा पास, और इसका प्रयोग क्या होगा, इसका प्रयोग होगा दूर, कि दो या अधिक, दो या अधिक। किसके लिए करेंगे, तो इसका प्रयोग करेंगे दो या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, वस्तुओं के लिए करते हैं। कितना अंतर है जरा देखें। अगर दीज का प्रयोग होगा तो दीज का प्रयोग पास की दो या अधिक,
दो या अधिक व्यक्तियों के लिए और यहाँ पे वस्तु के लिए करते हैं, जबकि वही दोज का इस्तेमाल दूर की दो या अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक है, वही दिस जो होता है उसका प्लूरल दीज होता है और दैट उसका प्लूरल दोज होता है। तो जिस प्रकार दिस का प्रयोग पास की एक व्यक्ति और एक वस्तु के लिए हुआ, ठीक उसी तरीके से उसका अपोजिट फॉर्मूला है कि दीज का प्रयोग पास की दो या अधिक व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि दोज का प्रयोग दूर की दो या अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। दीज और दोज के साथ आपको यहाँ पे याद रखना है कि दीज और दोज यहाँ पे दो ही है। दीज और दोज के साथ आने वाले हर एक शब्द, ठीक है, हमेशा आने वाले एक शब्द हमेशा प्लूरल ही होंगे, प्लूरल ही रहेंगे। आप अब समझने की कोशिश करिए कि दीज भी प्लूरल होता है और ये भी प्लूरल होता है। तो दीज और दोज के साथ जिस प्रकार दिस और दैट के साथ आने वाला हर एक शब्द सिंगुलर फॉर्म में रहा, उसी तरीके से दीज और दोज के साथ आने वाले जितने भी शब्द होंगे वो लाइफ टाइम किस फॉर्म में होंगे, वो लाइफ टाइम प्लूरल फॉर्म में होंगे। और प्लूरल फॉर्म में होंगे तो उसका यूज़ आप कैसे करोगे, ठीक है, कहीं भी आप उसका यूज़ कैसे करोगे मैं उसको एक एक करके समझाता हूँ। अगर पहला मैं अगर ले लूँ, अगर सपोज़ करिए कि यहाँ पे आ गया दीज, उसके बाद आ गया आर, उसके बाद आ गया माई, उसके बाद आ गया बेस्ट और यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड। ठीक है, आपको बताना है कि ये क्या करना है। अगर मैं बताऊं कि दीज अगर प्लूरल है तो दीज के साथ यहाँ पे आने वाली हेल्पिंग और क्या होनी चाहिए, प्लूरल। और अगर प्लूरल होनी चाहिए तो आने वाला नाउन सिंगुलर कैसे हो सकता है, इसका मतलब है कि इसमें एस जोड़ना पड़ेगा तब जाके ये प्लूरल होगा। अब क्या है, सही है। तो सीक्वेंस में आ गया ना, सीक्वेंस में आ गया कि दीज अगर प्लूरल है तो इसके साथ आने वाले हर एक शब्द प्लूरल है। अब बच्चे पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे माई क्यों नहीं है, माई प्लूरल है कि नहीं। तो माई यहाँ पे बेटा पॉजेसिव केस है और ये सुपरलेटिव डिग्री है, समझ गए। इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, ये आपका प्लूरल हो गया। अगर मैं आपको बताऊं, अगर दूसरा क्वेश्चन दीज के जगह पे अगर मैं ले लेता हूं THOSE दोज, तो ये आपका प्लूरल हो गया। अगर मैं इज़ लगा दूं यहाँ पे तो आप कहोगे कि सर इज़ नहीं, यहाँ पे क्या लगाइए, आप आर लगाइए क्योंकि ये प्लूरल है। उसके बाद आ गया YOUR योर, और उसके बाद आ गया BEST बेस्ट, और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर फ्रेंड लिखने को कहा जाए तो आप कहोगे कि नहीं ये भी प्लूरल होना चाहिए क्योंकि आगे दीज है, इसका मतलब ये क्या है, अब सीक्वेंस में आ गया। दीज के साथ अगर दोस्त के साथ आर आ गया तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आ गया, आपका यहाँ पे प्लूरल नाउन आ गया। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, अगर क्वेश्चन आ गया है तो एक क्वेश्चन और लीजिए, मज़े में कीजिए। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, IKNOW, आई नो, उसके बाद आएगा THE दीज, और उसके बाद आ गया यहाँ पे बॉय। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर हमको बताएं। कमेंट करिए, लाइव चैट खुला हुआ है, आप उसमें देख के बताइए कि आप क्या करने वाले हो, कौन सा फॉर्मूला सही होगा। समझ में आ गया? बता सकते हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। अब मैंने अगर ये बताया है कि अगर दीज और दोज के साथ आने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो लाइफ टाइम प्लूरल फॉर्म में होंगे, तो जब लाइफ टाइम प्लूरल फॉर्म में होंगे तो ये बताओ कभी सिंगुलर हो सकता है क्या? अगर कभी सिंगुलर नहीं हो सकता है मेरे फ्रेंड्स, तो अगर यहाँ पे दीज आ गया, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल को क्या मिलेगा, प्लूरल ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे बॉय सिंगुलर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एस लगा देंगे। अब आपका ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो समझ गए, दिस और दैट एक साथ रहेंगे सिंगुलर फॉर्म में, दिस और दोस एक साथ रहेंगे प्लूरल फॉर्म में, और ये दोनों ही एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। ये दो किनारे हैं, कभी एक दूसरे से मैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर दिस और दैट अगर ईस्ट हैं तो दीज और दोज ये क्या है, वेस्ट है। इन दोनों का कभी मिलन पॉसिबल नहीं है। और जहाँ दिस का इस्तेमाल सिंगुलर चीज़ों के लिए होता है, दैट का इस्तेमाल वहीं पे दिस और दोस का इस्तेमाल प्लूरल चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। जहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को हम समझेंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जग रहे हैं, मेरी प्यारी सी बेटी है, वो बेटी भी क्या कर रही है, वो भी
क्लास ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा क्लास कब ख़त्म होगा। ठीक है, तो उनकी घड़ी अब आ गई है कि आज की क्लास यहीं पे क्लोज़ की जाए और मिलते हैं कल की क्लास में इसके बाकी कॉन्सेप्ट के साथ। आज की क्लास में और थोड़ा बढ़ाता, लेकिन क्यों नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं आपको इसका लॉजिक दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आज उसको पूरा नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए कम से कम 1.5 घंटे की क्लास चाहिए, उसको पूरा मैं नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने आपका बैकग्राउंड तैयार करा दिया है, क्योंकि कल जब मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि कल की क्लास जब मैं लूँगा तब आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा, हाँ यार ये तो ऐसे हो रहा था, अब ऐसे होगा। इसका एक अगर दिस और दैट पढ़ाऊँगा तो इसका अपोजिट फार्मूला आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। इसलिए मैंने दिस दैट दिस दोस का बैकग्राउंड तैयार कर दिया है, आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में उस पर हम चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, लास्ट में एक शब्द और बोलूँगा कि जितने लोगों ने अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और प्रतिदिन 8 बजे आपको कहना ना पड़े, आप लाइव आ जाइए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और तब आप फ़र्क समझिए। एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। जो भी आपके पास किताब होगी उस किताब को निकालो, क्वेश्चन को लगाना शुरू करो, सारा क्वेश्चन एक एक करके आप लगा डालोगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं कल एक की बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग गुड नाइट।